हेलो 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 आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल लर्निंग वी पर। तो आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है उत्सर्जन। ये क्लास 10 का चौथा चैप्टर है जीव विज्ञान का। तो उत्सर्जन क्या होता है, सबसे पहले समझेंगे उत्सर्जन क्या होता है। तो हमारे शरीर से जो भी अपशिष्ट पदार्थ होता है, जो हमारे शरीर के अंदर जो कोशिका रहती है, जो पचे हुए पदार्थों को अवशोषित कर लेती है, जो अधपचा पदार्थ होता है उसको बाहर निकाल दिया जाता है। जो तो उसी को उत्सर्जन कहते हैं। मल मूत्र को बाहर निकालने की प्रक्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। तो इसका परिभाषा क्या होता है उत्सर्जन का, कि विभिन्न जैविक प्रक्रियाओं के द्वारा हमारे शरीर में कई प्रकार के अपशिष्ट उत्पादों का निर्माण होता है, जिसको शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। यहाँ यही लिखा हुआ है कि विभिन्न जैविक क्रियाओं के द्वारा हमारे शरीर में कई प्रकार के हानिकारक उत्पादों का निर्माण होता है, जिसको बाहर निकालने की प्रक्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। इस सरल शब्दों में इसका परिभाषा हो गया। अब लिखा हुआ यहाँ कि जल संतुलन। जल संतुलन क्या होता है कि हम जब भी पानी पीते हैं ना, तो हमारे बॉडी में जितनी पानी की ज़रूरत होती है उसको अवशोषित कर लेता है, और जो भी एक्स्ट्रा पानी होता है उसको मूत्र के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। तो उसी को जल संतुलन कहते हैं, कि हमारे शरीर में जिस माध्यम से जल की मात्रा को संतुलित किया जाता है उसको जल संतुलन कहते हैं। उसके बाद जंतुओं के शरीर में बनने वाले सबसे प्रमुख उत्सर्जी पदार्थ क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, CO2 होता है। कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 को क्या कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। उसके बाद नाइट्रोजनी पदार्थ जो होता है, जो भी नाइट्रोजन से जो नाइट्रोजन जिसमें रहता है, जो उत्सर्जित पदार्थ होता है वो होता है अमोनिया, यूरिया, यूरिक अम्ल। अमोनिया सबसे ज़्यादा विषैला होता है, इसको रिमूव करने के लिए सबसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। उससे कम यूरिया होता है और उससे कम यूरिक अम्ल होता है। तो अब देखेंगे हम मनुष्य में उत्सर्जन, कि मनुष्य में उत्सर्जन कैसे होता है। तो मनुष्य का उत्सर्जी अंग जो होता है विर्क होता है। विर्क को इंग्लिश में किडनी कहते हैं। विर्क होता है, किडनी जो होता है वो एक जोड़ा होता है, मतलब दो होता है। और कैसा होता है, भूरे लाल रंग का होता है। किस तरह का लाल होता है, भूरा लाल होता है उसका रंग जो होता है। आकार जो होता है वो सेम के बीज देखे होंगे, सेम के बीज की जैसा होता है। सेम का जो बीज होता है उसके जैसा होता है। वो एक तरफ से उथला रहता है, एक तरफ से धंसा होता है रहता है। स्थान जो होता है वो कशेरुक दंड के दोनों तरफ। कशेरुक दंड मतलब जो ये जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है, रीढ़ की हड्डी के दोनों तरफ, एक इस तरफ होता है, एक इस तरफ होता है। पीछे से रीढ़ की हड्डी के दोनों तरफ एक एक रहता है, उसी को रीढ़ की हड्डी को ही कशेरुक दंड कहते हैं। और इसकी लंबाई जो होती है 10 सेंटीमीटर होती है। चौड़ाई जो होता है 5 से 6 सेंटीमीटर होता है। और मोटाई जो होता है 2.5 से 4 सेंटीमीटर इसकी मोटाई होती है। अब वृक्क के बारे में पढ़ेंगे कि वृक्क होता है। वृक्क की जो होती है वो दो सतह होती है, एक बाहरी सतह होती है, एक अंदर की सतह होती है। बाहरी सतह जो होता है वो ऊर्ध्वाधर होती है, मतलब जो कॉन्वेक्स होता है। कॉन्वेक्स मतलब जो होता है वो धंसा हुआ रहता है, बाहरी सतह। और भीतरी सतह जो होता है बाहरी सतह कॉन्वेक्स मतलब उठा हुआ, उथला। कॉन्वेक्स जो होता है वो उथला हुआ रहता है, और अंदर वाला जो होता है वो धंसा रहता है। उथला रहता है, बाहरी सतह उथला रहता है, और अंदर वाला धंसा रहता है। तो बाहरी सतह और भीतरी सतह। और भीतरी सतह को ही हाइलम कहते हैं। क्या कहते हैं, भीतरी सतह को हाइलम कहते हैं। और इसी हाइलम से जो होता है वो वृक्क धमनी, जो रक्त को किडनी तक लेके आता है, वृक्क तक लेके आता है। वृक्क तक लेके आता है, मतलब इसी हाइलम से जो वृक्क धमनी जो होता है वृक्क में प्रवेश करता है, और वृक्क शिरा जो होता है वो बाहर निकल जाता है। इसी से वृक्क शिरा जो होता है वो हाइलम से बाहर निकलता है। देखिए हाइलम क्या होता है, ये देखिए, ये किडनी, मान लीजिए ये किडनी है, वृक्क है। तो यहाँ पे ये होता है वृक्क धमनी है, ये वृक्क शिरा है। और यहाँ से जो होता है वो मूत्रवाहिनी होता है, जो इसमें जो मूत्र बनता है उसको इसके थ्रू यहाँ पर ये मूत्राशय होता है, मूत्रवाहिनी से होते हुए मूत्राशय में ला करके जमा कर दिया जाता है, और मूत्र मार्ग से बाहर निकाल दिया जाता है। तो इस वाले एरिया जो होता है, ये एरिया जो होता है जहाँ पे हम गोल कर रहे हैं, इस एरिया को हाइलम कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइलम कहते हैं। इस एरिया को हाइलम कहते हैं, हाइलम इसको कहते हैं। तो आपको होप समझ में आया होगा ये। इसको आप स्क्रीन को पॉज करके इसको नोट करें, फिर आगे हम वृक्क के बारे में और अच्छी डिटेल में पढ़ेंगे कि वृक्क क्या होता है। फिर उसके बाद में वृक्क क्या, बाद नेफ्रॉन पढ़ेंगे कि नेफ्रॉन क्या होता है। तो देखेंगे अब हम वृक्क की आंतरिक संरचना पढ़ेंगे कि वृक्क जो होता है वो अंदर से कैसा होता है। तो प्रत्येक वृक्क जो होता है वो बाहर से एक पतले कैप्सूल से ढका होता है। बाहर से जो होता है पतला कैप्सूल से बना होता है, जो संयोजी ऊतक और रेखित ऊतक से बना होता है। संयोजी ऊतक से बना होता है, एक क्वेश्चन आ सकता है संयोजी ऊतक से लिखना। प्रत्येक वृक्क का बाहरी भाग जो होता है वो प्रांतस्थ तथा भीतरी भाग जो होता है वो अंतस्थ कहलाता है। जैसे मान लीजिए ये वृक्क है, तो ये जो काला वाला देख रहे हैं, काला वाला जो बाहरी भाग हो ये प्रांतस्थ कहलाएगा। लाल वाला जो होता है वो अंदर वाला भाग हो गया, वो अंतस्थ कहलाता है। कॉर्टेक्स, बाहर वाला को इसको इंग्लिश में कॉर्टेक्स कहते हैं, अंदर वाला को मेडुला कहते हैं।
और वृक्क शंकु देखिए कि 15 से 16 पिरामिड जैसी संरचना का बना होता है। अभी हम आपको स्ट्रक्चर बना के दिखाएंगे। सपोज कि यहाँ पे कि ये इस तरह का जो होता है वो इस तरह का कुछ इस तरह का हमारा वृक्क होता है। तो इसके अंदर में जो होता है वो पिरामिड जैसा होता है। जैसे ये हो गया इस टाइप का होता है, ऐसा ऐसा, यहाँ से रहता है ऐसा ऐसा, फिर यहाँ से ऐसा होता है ऐसा ऐसा ऐसा, फिर यहाँ से ये होता हो ऐसा ऐसा। इसी तरह से ऐसे ऐसे करते करते पूरा यहाँ तक इस तरह का स्ट्रक्चर बना हुआ रहता है पिरामिड के जैसा। इसी को 15 से 16 रहता है अंदर में बना रहता है, इसी को पिरामिड कहते हैं। और उसके बाद प्रत्येक वृक्क में जो होता है वो सूक्ष्म जो होता है एकदम छोटा छोटा लंबा लंबी और कुंडलित नलिकाएं होती है, जिसे नेफ्रॉन या वृक्क नलिकाएं कहते हैं। नेफ्रॉन को ही वृक्क नलिकाएं कहते हैं। क्या कहते हैं? वृक्क नलिकाएं। और नेफ्रॉन को जो होता है वो वृक्क की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कहते हैं। मतलब वृक्क जो होता है वो नेफ्रॉन से ही मिलकर बनाता है। बहुत सारे नेफ्रॉन से मिल लाख करोड़ों नेफ्रॉन से मिलकर के एक वृक्क बना होता है। तो ये होता है, हमने वृक्क की आंतरिक संरचना देखा। अब हम नेफ्रॉन के बारे में पढ़ेंगे कि नेफ्रॉन होता है क्या है, उसके क्या क्या पार्ट होते हैं। आप इसको स्क्रीन